दोस्तों कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किए थे। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए आज हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताया था आपको, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। अर्थात जब हम अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसकी क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहला है हमारा, यदि हमें अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो क्या होता है जी? महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि दिया है, देख लो, यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी हासिल करना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग के सहयोग से ही सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति का रूप सामने आता है। इसका अर्थ क्या होता है? देखो कि यदि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे यदि हमें ये देखना है कि अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तुओं की मांग है, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन व्यक्ति जो है किन किन वस्तुओं की मांग कर रहा है ना। एक व्यक्ति जो है किस वस्तु की मांग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति किस वस्तु का मांग कर रहा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति की मांग जो है क्या होता है जी? सामूहिक मांग उत्पन्न करता है। या हम ये कहें कि एक वर्ष में कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ है, तो हम प्रत्येक व्यक्ति के उत्पादन को आधार मानकर ही हम कर सकते हैं कि एक वर्ष में जो इतनी वस्तु का उत्पादन हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करें तब तक जो है हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, आर्थिक समस्याओं में निर्णय करने में क्या होता है जी? सहायक होता है। यहाँ से एक प्रश्न आता है, याद करना, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किस तरह से सरकार को जो है सहायता पहुँचाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है, देखो कि देश की जो अर्थव्यवस्था की सबसे दो प्रमुख समस्या होती है, वो एक होता है मूल्य का निर्धारण और दूसरा होता है वितरण की समस्या। ठीक है, मूल्य का निर्धारण मतलब क्या हो गया जी? तो मूल्य का निर्धारण का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या रखें, यही होता है हमारा मूल्य का निर्धारण। जबकि दूसरा होता है वितरण की समस्या। वितरण की समस्या मतलब उत्पादन के 5 साधन हैं, है ना। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा साहस और पांचवा होता है आपका संगठन। ये पांचों साधनों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? वस्तु का उत्पादन करते हैं। क्लियर? तो जब हम इन पांचों साधनों के माध्यम से, इन पांचों साधनों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इस उत्पादित वस्तु के बदले हम उन्हें क्या देते हैं जी? पुरस्कार देते हैं, उनको मूल्य देते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो इन उत्पादन के साधनों को कितना पैसा दें, यही समस्या होती है हमारी अर्थव्यवस्था का वितरण की समस्या। तो इन दोनों को जो है, दोनों की समस्याओं को सुधारने का काम कौन करता है जी? तो वो करता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये जो है एक एक व्यक्ति या एक एक साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उस साधन के पारिश्रमिक के आधार पर जो है मूल्य का भुगतान करता है। तीसरा है हमारा आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। जैसे आप सबको पता होगा कि सरकार जो है बहुत सारी नीतियों का निर्माण करती है। जैसे सरकार जो है क्या करती है? टैक्स लगाती है। तो सरकार जब टैक्स लगाएगी तो टैक्स लगाने से पहले वह क्या अध्ययन करती है जी? अध्ययन ये करती है कि इस टैक्स का व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं सरकार जो है खाद्य पदार्थ पर, है ना, सरकार जो क्या करती है खाद्य पदार्थ पर पहले जो 1% टैक्स लगता था उसको जो है 10% बढ़ा देती है। तो इस 10% टैक्स बढ़ाने से उसको, सरकार को क्या नुकसान या क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले वो क्या करता है जी? आकलन करता है। और आकलन करके ही क्या करता है? उस टैक्स की बढ़ोतरी करता है। तो उसी को कहते हैं सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। तो जैसे मान लेते हैं सरकार जो है
टैक्स की 10% वृद्धि कर देती है तो आम नागरिक तक जो है खाद्य पदार्थ पहुंच नहीं पाएगी, व्यक्तियों तक खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाएगी, वस्तुएं क्या हो जाएगी जी, महंगी हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि सरकार की नीतियों, विशिष्ट वस्तुओं और मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करने के लिए हमें किसका सहायता लेना पड़ता है जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेना पड़ता है। अगला है हमारा आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण। जब देश में आर्थिक कल्याण का अध्ययन करना हो तो आर्थिक कल्याण हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो आर्थिक कल्याण हमें प्राप्त होती है देश के लोगों की रहन सहन के आधार पर। किसी देश की आर्थिक कल्याण की गणना जो है उस देश के रहन सहन, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना, उनका जीवन स्तर कैसा है, इसके आधार पर जो है क्या किया जाता है जी, आकलन किया जाता है। तो जब देश के व्यक्तियों की रहन सहन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति की अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो देश की आर्थिक कल्याण को नापने का भी क्या करती है जी, काम करती है। ये भी इसका क्या है, एक प्रकार का महत्व है। अगला है हमारा व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में क्या होता है जी, सहायक होता है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक निर्णय में क्या होती है, सहायक होती है। जैसे दिया है देख लो, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक उपभोक्ता यह चाहता है कि वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे तथा इसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक भी यही चाहता है कि वह कम से कम उत्पादन लागत पर जो है अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करे। इसका अर्थ देखो, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है जी, श्याम है, और उस श्याम के पास जो है कितना है, 100 रुपये पैसा है। तो वो 100 रुपये को इस तरह से खर्च करे कि उसकी उपयोगिता जो है क्या हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में हो, है ना। तो वो कब निर्णय करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से। दूसरा कि मान लेते हैं एक उत्पादक है जिसका नाम क्या है जी, राम है, और वो जो है क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है। जैसे मान लेते हैं गेहूं उत्पादन कर रहा है, तो गेहूं उत्पादन कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि उसकी लागत कैसे कम हो और उसके उत्पादन जो है क्या हो सके, बढ़ जाए। तो यही कहलाता है व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक भी जो होती है वो कौन होता है आपका जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की संपूर्ण जानकारी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अध्ययन किए हम अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करके ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, अर्थात अर्थव्यवस्था में दो ही समस्याएं होती हैं। पहला समस्या है हमारा मूल्य निर्धारण की समस्या। मूल्य निर्धारण की समस्या का अर्थ क्या हो जाता है, हाँ, मूल्य निर्धारण का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के, उत्पादित वस्तु के मूल्य में कितना कमी या वृद्धि करें। ठीक है, उसके बाद वितरण की समस्या, उत्पादन के 5 साधन हैं, उन 5 साधनों को जो है हम किस तरह से बंटवारा करें उनकी पारिश्रमिक को, वो हमारी कहलाती है वितरण की समस्या। अगला है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में सरकार जो है टैक्स में कमी या वृद्धि करती है तो उससे जो है लोगों पर, आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें कौन देता है जी, तो वो देता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला है आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हमें लोगों के जीवन स्तर, लोगों की खान पान, लोगों की रहन सहन, हाँ, अर्थात देश की कल्याण में वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लास्ट है व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जब कोई एक व्यक्ति अपने सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करना चाहता है तो वो किस तरह से अपने पैसे को खर्च करे, इन समस्याओं का निराकरण भी जो है किसके माध्यम से, व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे महत्व हैं जो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हर चीज़ के गुण और अवगुण होते हैं, है ना। आप कुछ भी ले लो, हर इंसान में गुण भी होता है और उस इंसान में क्या होता है, कुछ ना कुछ दोष होते ही हैं। उसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में इतने सारे गुण फायदे होने के बावजूद भी इनके कुछ क्या हैं जी, अवगुण हैं, इनकी कुछ क्या हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, इसमें पहला दिया है देखो, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का क्या करती है, ये अध्ययन कराती है। ठीक, जैसे कि हम लोग प्रश्न ही पढ़े थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का
अर्थ जो होता है वह व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करना होता है। इसका संबंध जो है समूह से नहीं होता। लेकिन यदि हम केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करें तो उससे हम संपूर्ण राष्ट्र में क्या हलचल हो रही हैं, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, देश में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, विदेशों से हमें कितनी आय प्राप्त हो रही है, विदेशों से हम कितने आय भेज रहे हैं, है ना, विश्वव्यापी घटनाओं के बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो केवल और केवल एक पक्षी होती है ना, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही ध्यान करती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी प्रदान नहीं करती। दूसरा है हमारा अवास्तविक मान्यता। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं, इसकी पिछले वीडियो में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, और पूर्ण रोजगार पर आधारित है। पूर्ण रोजगार मतलब जहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार प्राप्त होता है। तो क्या वास्तविक जीवन में देखा जाए तो पूर्ण रोजगार पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता ना। अर्थात क्या देश में जितने भी भूमि हैं, क्या उन सभी भूमि पर खेती किसानी की जाती है, इंडस्ट्री लगाई जाती है क्या? नहीं लगाया जाता, है ना। कुछ भूमि क्या होती हैं, बेकार पड़ी रहती हैं। क्या देश में जितनी भी पूंजी हैं, पैसा है, उसको प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। कुछ पूंजी जो है हमारे पास, है ना, भविष्य के लिए बचा कर रख लेते हैं, ठीक है। क्या देश में जितने भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को जो है हम रोजगार दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं जी, बेरोजगार रहते हैं। तो इस तरह से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता और वास्तविक मान्यता पर आधारित है, वो सरासर क्या है जी, गलत है। ठीक, जब उस पर आधारित नियम ही गलत है तो, है ना, क्योंकि क्या बोलना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता और आपका पूर्ण रोजगार वास्तविक जीवन में पाए नहीं जाते, ये केवल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अगला है व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। इसका अर्थ क्या होता है, देखो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यह मानकर चलता है कि एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर हम लागू कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तविक जगत में ऐसा संभव है? उत्तर है नहीं। हम ये कहें कि एक या दो व्यक्ति जो है क्या करता है जी, बचत करता है ना। हम ये माने कि एक या दो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। क्या हम ये कहें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लोग जो है बचत कर पाएंगे क्या? नहीं। यदि सभी बचत करने लगे तो अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन ही नहीं होगी। ठीक, तो इसी को कहा गया है कि व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है जी, संकुचित होती है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के कुछ ही क्षेत्र का क्या कहता है जी, अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, धन का वितरण, विदेशी विनिमय, है ना, जैसे व्यापक विश्वव्यापी समस्याओं का जो है अध्ययन किया नहीं जाता। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या कहते हैं, संकुचित अध्ययन अर्थात छोटा सा अध्ययन माना जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र और उसकी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।